मेरे जिस्म में तब्दीलियां रोनुमा हो रही थीं। इसकी वजह से मेरा अगला सामान बहुत तेजी से बड़ा हो रहा था और नीचे के भी हालात बिल्कुल ऐसे ही थे। मेरा नाम हानिया है। मेरी उम्र 18 साल है। हम दो बहन भाई हैं। मेरा भाई स्कूल में पढ़ता था और मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मैं जवान हो रही थी। मेरे जिस्म में तब्दीलियां रोनुमा हो रही थीं। इसकी वजह से मेरा अगला सामान बहुत तेजी से बड़ा हो रहा था और नीचे के भी हालात बिल्कुल ऐसे ही थे। खैर, कॉलेज के पहले 2 हफ्ते तो मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लगा। फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ सही हो गया। मैंने ये सब किसी को नहीं बताया, न घर में पर न कॉलेज में किसी के साथ इस बारे में बात की। मेरी दोस्ती क्लास की शरारती लड़कियों के साथ हो चुकी थी, लेकिन इनको भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया। आखिरकार मैंने हिम्मत की और उनसे पूछ लिया कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तो हंस पड़ी और कहने लगी, अरे बेवकूफ़, ये तो सबके साथ होता है। मैंने कहा, अच्छा। मैंने पूछा, ये क्यों होता है? तो वो कहने लगी, तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा, मुझे उसके बारे में मालूम नहीं। तो उसने मुझे बताया कि अब तुम बालग हो गई हो। तुमने नोट किया होगा कि तुम्हारा सामान बहुत बड़ा हो गया है। ये सुनकर मैं शर्म आ गई और हाँ, मैं शर्मा गई। मेरी दोस्ती काफ़ी गहरी हो चुकी थी। अब हम एक दूसरे के साथ अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर करना शुरू हो गए थे। कॉलेज में मेरी दोस्त आलिया ने मुझे कहा कि तुम गंदी फिल्में देखती हो। तो मैंने कहा, नहीं, मुझे उसके बारे में मालूम नहीं। तो वो कहने लगी, आज तुम्हें दिखाऊंगी। मैंने भी कहा, ठीक है। शाम को वो मेरे घर आई, इसलिए मेरी मामा को कहा, एंटी, मैंने आसिया के साथ कॉलेज का काम करना है। तो मेरी अम्मी ने इसको मेरे कमरे में भेज दिया और उसने दरवाजे को लॉक लगा दिया और कहने लगी, आ जाओ, तुम ये फिल्म दिखाऊं। मैं उसके पास बैठ गई। इसने मोबाइल पर गंदी फिल्म चलाई। जैसे ही फिल्म चली तो मैं हैरान होगी, क्योंकि फिल्म में गैर अखलाकी चीज़ें थीं। मैंने उसे मना किया कि ये क्या दिखा रही हो। तो वो कहने लगी, अरे देखो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। ठीक 10 मिनट बाद वाकई मुझे मज़ा आना शुरू हो गया। फिर उसने मुझे बताया कि ये सब कुछ क्या होता है। अब मुझे ये फिल्में देखने की आदत सी हो गई थी और मेरे अंदर ख्वाहिशात पैदा होना शुरू हो गई। आलिया का बॉय फ्रेंड था, तो एक दूसरे के साथ हर हफ्ते बाद यही सब कुछ क्या करते थे। लेकिन मेरा तो कोई बॉय फ्रेंड नहीं था जो मेरे साथ ये करता ना। आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद को प्रस्कौन करना शुरू कर दिया। अपनी उंगलियों से गंती लगाकर पुर सुकून हो जाया करती और दिल में ये ख्वाहिश थी कि कब मेरा ख्वाब हकीकत का रूप ले और मैं ये सब कुछ करूं। आखिरकार कॉलेज का पहला साल गुजर गया। हम सर्दियों की छुट्टियां हुई। मैं घर पर फ्री थी, तो मैंने इरादा किया अपने मामों के घर कुछ दिन गुजार आऊं। मैंने उम्मी जान से इजाज़त ली और अपने मामों के घर के लिए रवाना हो गई। मेरे मामों एक डॉक्टर थे। उनके 3 बेटे थे। तीनों ही मुझसे उम्र में बड़े थे। मामों के घर पहुंची तो मेरी बहुत मेहमान नवाजी हुई। मूमानी मेरे साथ रात गए बातें करती रही। अगले दिन मैं मूमानी के साथ बाजार गई। हमने सारा घरेलू सामान खरीदा और शाम हो गई। शाम को वापस आ गए। मैं बहुत थक चुकी थी। शाम को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। न रात के 12 ने मुझे फिल्म देखने की तलब हुई, तो मैंने चुपके से अपना फ़ोन निकाला और वीडियो देखना शुरू हो गई। मेरे मामों का बेटा इकरम वो भी जाग रहा था। इसने खिड़की से मुझे देख लिया तो उसने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं ये सुनकर परेशान हो गई और इकरम को कहा, प्लीज़, जो तुमने देखा है जो किसी को मत बताना। मुझे कहा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें जो चाहिए हो ले लेना, बट प्लीज़ किसी को बताना मत। इकरम अपने कमरे में चला गया और मैं सो गई। सुबह में खौफ में उठी। मुझे शक था कि इकरम घर वालों को बता देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मेरा मान रख लिया। अगले दिन मामों और मामी जान किसी दोस्त की शादी पर जाना था। वो शाम को वराठ है घर से चले गए और कहा कि हमें लौटने में सुबह हो सकती। मामों का छोटा बेटा शादी पर साथ ही गया। बस इकरम और शान घर पर थे। हम तीनों कज़न लूडो खेलने लगे। तकरीबन 1 घंटा हमने लूडो खेली।
इसके बाद शान अपने कमरे में चला गया। मुझे प्यास लग रही थी तो मैं उठी और किचन में पानी लेने के लिए गई। मैं किचन में पहुंची तो पीछे से इकरम दब्बे पांव आया और मुझे किसके गले लगा लिया। मैंने कहा, इकरम ये क्या कर रहे हो, ये कैसी हरकत है। इकरम नहीं हटा और मुझे जोर से गले लगाते हुए कहा, आपने ही तो कहा था जो चाहूं मांग लो। मैं उसका इरादा समझ गई कि इकरम के दिमाग में क्या चल रहा था। मैंने कहा, इकरम ये नहीं हो सकता, लेकिन इकरम मानने को तैयार ही नहीं था। अब इकरम का मुझे साफ तौर पर अपने साथ महसूस हो रहा था। इकरम ने मुझे नहीं छोड़ा और अपनी जिद पर उड़ा रहा। तो मैंने कहा, ठीक है इकरम, क्योंकि अब मुझे भी अच्छा एहसास होना शुरू हो गया था और जो मैं चाहती थी वो हकीकत का रूप अपनाने वाला था। अब इकरम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गया। इकरम ने कंडी लगा दी और फिर वो हो गया जिसकी मुझे बरसों से तलब थी। मैंने इकरम की ख्वाहिश भी पूरी कर दी और अपने एहसासात को भी हकीकत का रूप दे दिया और किसी को पता भी नहीं लगा। आज की दिलचस्प कहानी एक ऐसे राज के गिर्द घूमती है जो एक मासूम तजस्सुस ने खोला। ये कहानी जज्बों की पेचीदगी, दिल की धड़कन और छुपी हुई ख्वाहिशों के बारे में है। अगर आपको ऐसी पुरासरार और जज्बाती कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम परवीन है और मैं एक अच्छे खासे मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये वाक़या तकरीबन 2 साल पहले का है, जब मैं ग्रेजुएशन की तालिबा थी। बचपन से ही मुझे एक अजीब सी आदत थी। मुझे राज देखने, छुपकर कुछ जानने का शौक़ था। एक बार मैंने अपने वालिदैन को देख लिया था और अम्मी ने मुझे खूब डांटा था, लेकिन मेरी ये आदत फिर भी चली आ रही थी। मेरी बड़ी बहन नायला, जो मुझसे 3 साल बड़ी है, उसकी शादी 6 माह पहले एक जागीरदार घराने में हुई थी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुईं तो नायला ने मुझे अपने गांव आने की दावत दी। मेरे दिल में एक हल्की सी खटक सी थी, एक तजस्सुस था कि शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होती होगी। मैंने खुशी से दावत कबूल कर ली। गांव पहुंचने पर मुझे हैरत हुई। उनका घर तो कोई आम घर नहीं, एक शानदार हवेली थी जो खेतों के दरमियान बनी हुई थी। नायला ने मेरा इस्तकबाल किया और मुझे अपने कमरे के बराबर वाला कमरा दिखाया जहां मैं ठहरूंगी। उसके साथ वाले कमरे में उसका देवर यासिर रहता था, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और छुट्टियां गुजारने आया हुआ था। वो मुझसे 2 साल बड़ा था। थकावट की वजह से मैं जल्दी सो गई। अगली सुबह सवेरे ही नायला ने मुझे जगाया और चाय पिलाई। चलो सुबह की सैर को चलें, वो मुस्कुराती हुई बोली। मैं हैरान थी, शादी से पहले तो वो इस वक्त गहरी नींद में होती थी। खैर, हम दोनों घर से निकल खड़ी हुईं। ताज़ा हवा चल रही थी, परिंदे चहचहा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद नायला वापस जाने लगी, लेकिन मैंने कहा कि मैं अभी और थोड़ी देर घूमी। मैं आहिस्ता आहिस्ता खेतों की तरफ निकल गई। अचानक मेरी नज़र एक नलके पर पड़ी जहां यासिर नहा रहा था। मैं एक दरख्त के पीछे छुप गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने पहली बार किसी मर्द को इस तरह देखा था। एक अजीब सी शर्म और तजस्सुस का इम्तजाज था। वो मेरी मौजूदगी से बेखबर पानी में डुबकी लगा रहा था, फिर बाहर आया और कपड़े पहनने लगा। मैं बेहिस्सो हरकत खड़ी ये मंजर देखती रही। जब वो चला गया तो मैं गहरी सांस लेकर वापस चल पड़ी। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। घर पहुंचने पर नायला ने नाश्ता तैयार कर रखा था। मैंने देखा कि यासिर भी टेबल पर आ बैठा। वो मेरे बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैंने शर्म से नज़रें झुका लीं। नाश्ते के बाद नायला के शौहर काम से बाहर चले गए और नायला ने यासिर से कहा, तुम परवीन को फार्म हाउस दिखा दो। यासिर ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। ज़रूर, चलो परवीन, तुम्हें हमारा फार्म हाउस दिखाता हूँ। मेरे मुंह से इनकार ना निकल सका। हम पैदल ही चल पड़े। फार्म हाउस कुछ फासले पर था। रास्ते में यासिर ने मुख्तलिफ पौधों, दरख्तों के बारे में बताया। मैंने महसूस किया कि वो बहुत पुरएतमाद और बातूनी है। उसके बोलने के अंदाज में एक जादू था। हम फार्म हाउस पहुंचे तो उसने मुझे आम के बागात दिखाए, फिर डेयरी फार्म की तरफ ले गया। ये हमारी ऑस्ट्रेलियन गायें हैं, बहुत दूध देती हैं, वो फ़ख्र से बता रहा था। अचानक डेयरी के एक कोने में हलचल मच गई। एक ताकतवर सांड एक गाय के करीब जा पहुंचा था। यासिर ने मेरी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। देखो, फितरत का खेल शुरू हुआ। मैं समझ गई। मेरा चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। मैंने मुंह फेर लिया। चलो यासिर, मुझे वापस जाना है। ऐसी कौन सी बात हो गई परवीन, ये तो फितरत का निज़ाम है। हर जानदार अपनी नस्ल बढ़ाता है। उसकी आवाज़ में एक लहर थी। मैंने कोई जवाब न दिया और तेज़ तेज़ कदम उठाने लगी। वो मेरे साथ साथ चलता रहा। रास्ते घर खामोशी छाई रही, लेकिन हवा में एक खिंचाव था, एक ऐसा तनाव जो बोलने से ज़्यादा वाज़ेह था। घर पहुंचकर मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल धक धक कर रहा था। सुबह का वो मंजर और फिर फार्म हाउस का वाकया। मेरी सांस तेज थी। आखिर थकावट के मारे मैं सो गई। शाम को नायला ने मुझे जगाया। मैंने खाना खाया। नायला के शौहर फुरकान भाई भी मौजूद थे। वो बहुत शफीक इंसान लग रहे थे। खाने के बाद नायला और फुरकान भाई अपने कमरे में चले गए। यासिर बाहर कहीं गया हुआ था।
मैं अपने कमरे में बेचैन सी थी, नींद गायब थी। मैंने सोचा कि बरामदे में थोड़ी टहल आऊं। चांदनी रात थी, हवा में खुशबू थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता बरामदे में चहलकदमी करने लगी। नायला के कमरे की खिड़की के से गुजरी तो अंदर से हल्की सी आवाज़ें आईं। कमरे में मध्यम नीली रोशनी थी। मैंने झांक कर देखा, फुरकान भाई खड़े थे। उन्होंने एक हल्का सा लिबास पहना हुआ था। नायला बेड पर बैठी थी, उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। फुरकान भाई ने नायला का हाथ पकड़ा, उसे उठाया और अपने करीब खींच लिया। दोनों के दरमियान एक गहरा पुरासरार ताल्लुक नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे में गुम होकर रह गए हों। मैंने सांस रोक ली। ये वो मंजर था जिसके लिए मेरा तजस्सुस बेचैन था, लेकिन अब जब मैं उसे देख रही थी तो एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। मैं वहां से हटना चाहती थी, लेकिन मेरे कदम जमे हुए थे। नायला ने सर झुका लिया था। फुरकान भाई उसके कान के करीब कुछ कह रहे थे। फिर उन्होंने नायला को नरमी से अपनी बाहों में ले लिया। ये एक ऐसा जज्बाती लम्हा था जो बहुत गहरा था, बहुत ज़ाती था। मैंने शर्म महसूस की। मैंने आहिस्ता से कदम पीछे खींचे और अपने कमरे की तरफ लौट आई। कमरे में आकर मैंने गहरी सांस ली। मेरे जहन में यासिर का मंजर, फार्म हाउस का वाकया और फिर अब ये मंजर घूम रहे थे। मैं बिस्तर पर लेट गई, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मेरा दिल दहक कर रह गया। कौन है? मैंने आवाज़ दी। मैं हूँ यासिर, तुम्हें कुछ दिखाने आया हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला। वो बाहर खड़ा था। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। रात इतनी खूबसूरत है, बाहर चलो, छत पर चांद देखते हैं। मैंने हिचकिचाते हुए हाँ में सर हिलाया। हम दोनों खामोशी से सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचे। आसमान पर तारे जगमगा रहे थे, हवा में खुशबू थी। तुम आज परेशान सी लग रही हो परवीन, उसने नरमी से कहा। मैंने कोई जवाब न दिया। वो मेरे करीब आया। हमारी बाहों का एक हल्का सा राब्ता हुआ। एक झुरझुरी सी दौड़ गई। तुम्हें मालूम है परवीन, उसने आहिस्ता से कहा, फितरत में सब कुछ कुदरती है। मोहब्बत, चाहत, ये सब जिंदगी के हिस्से हैं। हम इन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसकी बातों में कशिश थी। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसके हाथ गर्म थे। तुम बहुत खूबसूरत हो परवीन, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक सहर था। मैंने हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सकी। वो और करीब आया। हमारी सांसें तेज थीं। चांदनी में उसका चेहरा और करीब आया। मैंने आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ मेरे होंठों के करीब थे। फिर अचानक नीचे से आवाज़ आई। नायला की आवाज़ थी। यासिर, तुम कहाँ हो? यासिर ने फौरन पीछे हटते हुए मेरा हाथ छोड़ दिया। उसके चेहरे पर एक माजरत खेज मुस्कुराहट थी। मुझे जाना चाहिए। और वो चला गया। मैं छत पर अकेले खड़ी हवा के झोंकों को महसूस करती रही। मेरे होंठों पर उसकी गरमाइश बाकी थी। मेरे दिल में एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। अगले कई दिनों तक मैं यासिर से नजरें चुराती रही। वो मामूल की तरह बात करता, लेकिन हर गुफ्तगू में एक ना कही गई बात छुपी रहती। एक रात जब सब सो चुके थे, मैंने बरामदे में आवाज़ सुनी। मैंने देखा यासिर वहाँ खड़ा था। उसने मुझे इशारा किया। मैं आहिस्ता से उसके पास गई। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, वो बोला। हम खामोशी से घर से बाहर निकले और खेतों की तरफ चल पड़े। चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। वो मुझे एक छोटे से तालाब के पास ले गया, जहाँ कवल के फूल खिले थे। ये मेरी पसंदीदा जगह है, उसने कहा। जब मैं उदास होता हूँ यहाँ आ जाता हूँ। मैंने कवल के फूलों को देखा जो चांदनी में नहा रहे थे। ये मंजर पुरासरार और दिलकश था। परवीन, उसने मेरे करीब आकर कहा, तुम्हारे आने से पहले ये जगह सिर्फ एक जगह थी, अब ये एक एहसास बन गई है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने दिल पर रख दिया। मैं उसके दिल की धड़कन महसूस कर सकती थी। तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़क रहा है, मैंने आहिस्ता से कहा। ये तुम्हारी वजह से है, उसने जवाब दिया। उसने अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा। उसकी उंगलियों की गरमाइश ने मेरे बदन में आग लगा दी। मैंने आंखें बंद कर ली। उसके होंठ पहले मेरे पेशानी पर, फिर मेरी आंखों पर, फिर मेरी नाक पर छुए। हर चुम्बन एक वादा थी, एक उम्मीद थी। फिर वो मेरे होंठों तक पहुंचे। ये चुम्बन नर्म, शफाफ और बहुत पुरजोश था। ये वो पहला मौका था जब मैंने महसूस किया कि दो रूहें एक दूसरे में कैसे जम हो सकती हैं। हमारी सांसें एक दूसरे में गुम हो गईं। हवा में खुशबू तेज हो गई। एक लम्हे के लिए वक्त रुक गया। फिर हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए। उसने मेरी आंखों में देखा। तुम मेरे लिए बहुत खास हो परवीन, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम भी। हम वहीं कवल के तालाब के किनारे बैठ गए। उसने अपनी बाह मेरे कंधे पर डाल दी। मैं उसके कंधे पर सर रखकर आसमान में तारे गिनने लगी। उसने मुझे अपने बचपन के किस्से सुनाए, अपने ख्वाब बताए। मैंने महसूस किया कि हमारी रूहें एक दूसरे से बात कर रही थीं। अचानक दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। हमें एहसास हुआ कि रात बहुत गुजर चुकी है। हमें वापस जाना चाहिए, यासिर ने कहा। हम हाथों में हाथ डाले घर की तरफ चल पड़े। रास्ते भर खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी बोल रही थी। घर के करीब पहुंचकर उसने मेरा हाथ दबाया। कल मिलते हैं। अगले दिन से हमारी मुलाकातें मामूल बन गईं। हम हर रात चुप चुप कर मिलते, कवल के तालाब के पास बैठते, बातें करते। हमारा रिश्ता दिन ब दिन गहरा होता गया। एक रात जब हम तालाब के किनारे बैठे थे, यासिर ने अचानक कहा, परवीन, मेरी जिंदगी में तुम आ गई हो और अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने उसकी तरफ हैरत से देखा। लेकिन यासिर, तुम जानती हो कि? हाँ जानता हूँ, उसने मेरी बात काटते हुए कहा। तुम मेरी भाभी की बहन हो, लेकिन मोहब्बत को रिश्तों की हदूद में नहीं बांधा जा सकता। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। मैं अपने घर वालों से कहूँगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में अज़्म था। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही खौफ भी था। तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? मैं उन्हें मना लूंगा, उसने एतमाद से कहा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता परवीन।
उस रात हमने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो हम साथ रहेंगे। हमारी मोहब्बत इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि हर रुकावट को पार कर सकती थी। अगले कुछ दिन हमारी खुशी के दिन थे। हम छुप छुप कर मिलते, एक दूसरे के लिए छोटी छोटी चीजें लाते। एक दिन यासिर ने मुझे कवल का फूल दिया, तुम्हारे लिए मेरे कवल। मैंने फूल सूंघा, उसमें तालाब की खुशबू थी, चांदनी की ताजगी थी और हमारी मोहब्बत की महक थी। फिर वो दिन आया जब मेरी छुट्टियां खत्म होने को थीं। मुझे वापस शहर जाना था। आखिरी रात हम तालाब के किनारे बैठे थे। हम दोनों उदास थे। तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यासिर ने पूछा। यासिर की आवाज में दर्द था। मैं तुम्हें रोज खत लिखूंगी, मैंने वादा किया, और छुट्टियों में दोबारा आऊंगी। तुम वापस जरूर आना, उसने कहा और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हमारी आखिरी मुलाकात पर हमने एक दूसरे को हमेशा याद रखने का वादा किया। जब मैं शहर वापस गई तो मेरे दिल में यासिर की यादें थीं, उसके वादे थे और कवल के तालाब की खुशबू थी। और फिर वक्त गुजरता गया। खतूत आते रहे, हर खत मोहब्बत से भरा होता। यासिर ने लिखा कि वो अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने इंतजार किया। एक दिन उसका खत आया जिसमें उसने लिखा था कि उसके वालिदैन राजी हो गए हैं। मेरी खुशी की कोई हद न रही। आज 2 साल बाद मैं उसी हवेली में बैठी हूँ जहाँ मेरी मोहब्बत का आगाज हुआ था। यासिर मेरे साथ बैठा है, हमारे हाथों में हाथ डाले हैं। हमारी शादी हो चुकी है। कवल का तालाब आज भी वहीं है और हर रात हम वहाँ जाते हैं, अपनी मोहब्बत की कहानी याद करते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं उस सुबह सैर पर ना जाती, अगर मैं खेतों में ना जाती, तो शायद आज ये कहानी ना होती। लेकिन फिर मैं मुस्कुराती हूँ क्योंकि तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। तकदीर ने मुझे मेरी मोहब्बत से मिलवाया, मेरी जिंदगी को रोशन किया। और आज जब चांदनी रात में हम कवल के तालाब के किनारे बैठते हैं तो हमें मालूम होता है कि मोहब्बत ही वो ताकत है जो तारीकी को रोशनी और खामोशी को सबसे मीठा गीत बना देती है। आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। कहानियों की इस दिलकश दुनिया में खुशामदीद, जहां हर दास्तान एक नया रंग, एक नया जज्बा और एक नई सोच लेकर आती है। ये कहानी जज्बों की एक ऐसी पुरस्कार घड़ी है जिसकी हर टिक टिक आपको अपने शहर में जकड़ लेगी। अगर आप ऐसी ही पुरकैफ और दिलचस्प कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप हर नई कहानी से महफूज हो सकें। फजर की नर्म रोशनी मेरे कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। मेरी आंख खुल गई। मैंने अपने हाथ की कलाई पर बंधी घड़ी देखी। सुबह के 10 बज रहे थे। मेरा नाम आरिफ है और मेरी उम्र 21 साल है। हमारा घर 2 मंजिला था। नीचे की मंजिल पर वालदैन और मेरी 2 बहनें रहती थीं। ऊपर वाली मंजिल पर सिर्फ मेरा अपना छोटा सा कमरा था। प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए नीचे उतरा। नीचे ड्राइंग रूम में मुझे एक गैर मामूली मंजर दिखाई दिया। मेरे वालिद साहब और वालदा एक दूसरे के करीब बैठे थे। दोनों के दरमियान एक पुरसुकून और गहरा ताल्लुक नजर आ रहा था। माँ ने आहिस्ता से कहा, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है हफीज। पहले जो जोश हुआ करता था वो आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ जाता है। वालिद साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिंदगी यही तो है शाजिया। मैं खामोशी से पीछे हटा और किचन से पानी पिया। इससे पहले कि वो मुझे देख पाते मैं ऊपर अपने कमरे में वापस आ गया। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने पहली बार माँ बाप को इस तरह करीब देखा था। वालदा आज भी बहुत खूबसूरत थीं। उनकी आवाज़ में एक गहरा प्यार था, मगर साथ ही एक उदासी भी थी जो मैं पहले कभी महसूस नहीं कर पाया था। दोपहर के करीब माँ मेरे कमरे में आईं। आरिफ, आज इतनी देर तक क्यों सो रहे हो? उन्होंने नरमी से पूछा। अम्मी, मुझे मालूम नहीं था, शायद थकावट थी, मैंने जवाब दिया। जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार है, वो बोली और कमरे से बाहर चली गईं। मैंने तैयारी की और नीचे आया। मेरी छोटी बहन सना और बड़ी बहन महक टीवी देख रही थीं। महक, जिसे हम प्यार से मम्मू कहते थे, ने मेरे आने पर कहा, भाई आज तुमने तो पूरा दिन ही सोते गुजार दिया, हम तुम्हारा इंतजार करती रहीं। माफ करना मम्मू, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज कुछ थका हुआ था। नाश्ते के बाद माँ ने कहा, आरिफ आप घर पर ही रहें, स्टोर रूम को साफ करने की ज़रूरत है और वहाँ से कुछ सामान बाहर निकालना है, तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैंने फ़ौरन हाँ कह दी। ये तो एक मौका था माँ के करीब जाने का। स्टोर रूम बहुत पुराना था। हमने एक साथ मिलकर चीज़ें बाहर निकालनी शुरू की। काम करते हुए मैंने माँ को गौर से देखा। वो मेहनत से अपना काम कर रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर थकावट के आसार थे। कभी कभार हमारे हाथ आपस में छू जाते या मैं कोई भारी चीज़ उठाते हुए उनके करीब हो जाता। मैंने महसूस किया कि वो मेरी इस कुर्बत से कुछ न कुछ महसूस कर रही हैं, मगर खामोशी इख्तियार किए हुए थीं। काम के दौरान माँ ने कहा, आरिफ तुम बहुत समझदार हो गए हो, लगता है अब तुम्हारी शादी का वक्त करीब आ रहा है। मैंने जवाब दिया, अम्मी अभी जल्दी क्या है, पहले महक और सना की शादियां होनी चाहिए। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा ये सब तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी अपनी जिंदगी भी तो है। पूरा दिन हमने एक साथ काम किया। शाम होते होते मेरी माँ बिल्कुल थक चुकी थी। मैंने उन्हें आराम करने के लिए कहा। वो अपने कमरे में चली गईं। रात को मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था,
सुबह के वो मंजर बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या महसूस कर रहा था। एक तरफ मेरी माँ की थकावट और उदासी थी, तो दूसरी तरफ एक अजीब सी कशिश थी जो मुझे उनकी तरफ खींच रही थी। मैंने फैसला किया कि मुझे अपने जज्बात को समझने की ज़रूरत है। अगले दिन मैंने बाजार से एक छोटा सा कैमरा खरीदा। मेरा मंसूबा था कि मैं उसे वालिदैन के कमरे में छुपा कर रख दूं, शायद मैं समझ सकूं कि असल में हो क्या रहा है। ये सोचकर मेरा दिल बहुत धड़का, लेकिन मैंने खुद को तसल्ली दी कि ये महज तजस्सुस है। 2 दिन बाद मौका मिलते ही मैंने वो कैमरा वालिदैन के कमरे में एक अलमारी के पीछे एहतियात से नस्ब कर दिया। मेरा दिल एक अजीब तरह के गुनाह और तजस्सुस के दरमियान झूल रहा था। इस रात मैंने कैमरे से जो मंजर देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। माँ और अब्बा एक दूसरे के साथ बैठे थे। माँ बहुत उदास लग रही थी। उन्होंने कहा, हफीज, लगता है वक्त ने हमारी कुर्बतों में भी फासले डाल दिए हैं। अब्बा ने उनके हाथ पर हाथ रखा और कहा, शाजिया, उम्र के साथ ये सब होता है। तुम अब भी वही खूबसूरत हो, बस हमारी तवज्जोहें दूसरी चीजों पर मरकूज हो गई हैं। ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वो बात नहीं थी जो मैं सोच रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरे वालिदैन के दरमियान प्यार तो है, मगर वो वक्त और रोजमर्रा की मसरूफियात में कहीं खोसा गया है। मेरा दिल भर आया। मैंने कैमरा बंद कर दिया। मुझे अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी हुई। मैंने जो कुछ सोचा था वो बिल्कुल गलत था। अगले दिन सुबह मैं नीचे आया तो माँ अकेले किचन में खड़ी चाय बना रही थी। उनकी पुश्त मेरे तरफ थी। मैंने देखा कि उनके कंधों पर थकावट का बोझ साफ नजर आ रहा था। मेरा दिल प्यार से भर गया। मैंने आहिस्ता से पीछे जाकर उन्हें गले लगा लिया। माँ चौंक गई। आरिफ, क्या हुआ बेटा? मैंने कहा, कुछ नहीं अम्मी, बस आपको गले लगाना चाहता था। आप बहुत थक गई हैं। माँ ने प्यार से मेरे हाथों पर हाथ रखा। तुम बहुत अच्छे बेटे हो आरिफ। मैंने कहा, अम्मी, आप और अब्बा के लिए कुछ खास करना चाहता हूँ। क्या आप दोनों कल रात के खाने पर बाहर चल सकते हैं? मैं घर का इंतजाम कर लूंगा। माँ ने हैरत से मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में नमी आ गई। तुम सच कह रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। मैंने फौरन अपने दोस्त से कुछ रकम उधार ली और शहर के बेहतरीन रेस्टोरेंट में वालिदैन के लिए एक टेबल बुक करवाया। शाम को मैंने माँ को तैयार होने में मदद की। उन्होंने एक खूबसूरत साड़ी पहनी। मैंने उन्हें देखा और कहा, अम्मी, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वो शर्माते हुए मुस्कुरा दी। अब्बा भी तैयार होकर आ गए। मैंने उन्हें रेस्टोरेंट तक जाने के लिए एक अच्छी कार का बंदोबस्त किया था। जब वो दोनों घर से निकले तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। महक और सना ने पूछा, भाई, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा, क्योंकि उन्होंने हमारी खातिर अपनी बहुत सी ख्वाहिशों को कुर्बान कर दिया। आज की रात सिर्फ उनकी है। रात गए जब वालिदैन वापस आए तो उनके चेहरों पर एक चमक थी, एक नई रौनक थी। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने आज हमें वो तोहफा दिया है जो सालों से हम एक दूसरे को नहीं दे पा रहे थे, वक्त। अगले कुछ दिनों में मैंने महसूस किया कि घर का माहौल बदल गया था। माँ के चेहरे पर मुस्कुराहटें वापस आ गई थीं। अब्बा घर पर ज्यादा वक्त गुजारने लगे थे। एक दिन माँ ने मुझे अकेले में बुलाकर कहा, आरिफ, तुमने जो किया इसके लिए शुक्रिया। तुमने हमें याद दिलाया कि मोहब्बत को वक्त और तवज्जो की जरूरत होती है। मैंने कहा, अम्मी, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने कुछ गलत सोचा था, माफ कर दीजिएगा। माँ ने मेरी पेशानी चूम ली। बेटा, इंसान से गलतियां होती हैं, अहम बात यह है कि वो उनसे सीखे। इस वाक़े के बाद मेरी सोच बिल्कुल बदल गई। मैंने अपनी बहनों के साथ भी एक मजबूत रिश्ता कायम किया। मैंने उन्हें समझाया कि खानदान की खुशी ही सबसे बड़ी दौलत है। मैंने एक अच्छी नौकरी भी हासिल कर ली और घर के अखराजात में हाथ बटाने लगा। एक रात हम सब खानदान के साथ बैठे फिल्म देख रहे थे। माँ मेरे पास बैठी थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, आरिफ, तुम्हारी शादी के बारे में सोचा है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, जब आप कहेंगे मैं अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ लूंगा, लेकिन मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे खानदान को समझे, जो हमारी खुशियों में शरीक हो। माँ की आंखों में चमक आ गई। तुम वाकई समझदार हो गए हो बेटा। कुछ महीने गुजर गए। मैंने अपने वालिदैन के लिए एक छोटी सी तफरीही सैर का बंदोबस्त किया। वो कुछ दिनों के लिए एक पुरसुकून जगह पर गए। जब वो वापस आए तो दोनों जवान नजर आ रहे थे। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक वापस आ गई थी जो शायद वक्त के धुंधलकों में कहीं खोसी गई थी। आज जब मैं अपनी जिंदगी पर नजर डालता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि इस सारे तजर्बे ने मुझे क्या सिखाया। ये कि मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। ये कि रिश्तों को पालने के लिए वक्त, सब्र और फहम दरकार होती है। मैंने अपनी बहनों के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढने में मदद की। महक की शादी एक अच्छे लड़के से हो गई और सना ने अपनी तालीम जारी रखने का फैसला किया। और मेरे वालिदैन, वो आज भी एक दूसरे के साथ बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं भी उनके साथ बैठता हूँ और हम सब मिलकर हंसते हैं। मैंने वो कैमरा कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने उसे एक दिन निकाल कर फेंक दिया, क्योंकि मुझे मालूम हो गया था कि असल मंजर वो नहीं जो आंखें देखती हैं, बल्कि वो है जो दिल महसूस करता है। मेरी कहानी का इख्तिताम एक नई शुरुआत की मानिंद है। मैं अब भी अपने लिए एक साथी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अब जल्दी नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब वो मिलेगी तो मैं उसे वो सब कुछ दे सकूंगा जो एक रिश्ते को मजबूत बनाता है। इज्जत, मोहब्बत और सबसे बढ़कर वक्त।
खानदान एक दरख्त की मानिंद है। अगर इसकी जड़ों को पानी और धूप मिलती रहे तो ये हरा भरा रहता है, और बाज़ औक़ात हमें खुद ही अपने दरख्त की देखभाल करनी पड़ती है ताकि उसकी छाँव में हम सब महफूज और खुश रह सकें। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी दिलफरेब और जज्बात से भरपूर कहानी लेकर आए हैं जो रिश्तों की नज़ाकत, इंसानी जबिल्लत और मासूमियत की सरहदों पर एक नादिर और नायाब दस्तक है। इस मुनफरिद तजर्बे में हमारे साथ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रात का पुरसुकून वक्त था। हवा में खामोशी थी और घर में सन्नाटा। महक ने प्याज बुझाने के लिए अपने कमरे से बाहर कदम रखा। किचन से वापस आते हुए उसके भाई अहमद और भाभी सोफिया के कमरे की तरफ से आती हल्की सी आवाज़ों ने उसके कदम रोक दिए। वो बेसाख्ता खिड़की की तरफ बढ़ी और झांक कर देखा। अंदर का मंजर देखते ही उसके बदन में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके वजूद में छुपा एक समंदर हलचल मचाने लगा हो। वो जल्दी अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर वो मंजर नक्श होकर रह गया था। उसके छोटे भाई नूर की उम्र तकरीबन 13-14 बरस थी और वो गहरी नींद में सो रहा था। महक, जो अब 22 बरस की हो चुकी थी, अपने आप को एक मुकम्मल जवान खातून के तौर पर जानती थी। इस रात उसके अंदर छुपी एक बेचैन तलब जाग उठी थी। उसने नूर के बिस्तर के किनारे बैठकर सोचना शुरू किया। दोनों का बिस्तर एक ही था। उसने आहिस्ता से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और एक फ़िल्म चला दी। फ़िल्म के मनाजिर कुछ ऐसे थे जिन्हें देखकर महक के दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। इसी दौरान नूर की आंख खुल गई। क्या देख रही हो महक बाजी? उसने नींद भरी आवाज़ में पूछा। कुछ खास नहीं, बस एक फ़िल्म, महक ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सी लर्जिश थी। नूर भी उठकर बैठ गया और फ़िल्म की तरफ देखने लगा। फ़िल्म में जो कुछ दिखाया जा रहा था वो उस मासूम उम्र के लड़के के लिए बिल्कुल नई दुनिया थी। उसके चेहरे पर हैरत और तजस्सुस के जज्बात उभर रहे थे। बाजी, ये लोग ये सब क्या कर रहे हैं? नूर ने शर्माते हुए पूछा। महक ने गहरी सांस ली। उसके अंदर एक जंग चल रही थी। अक्लमंदी उसे रोक रही थी, लेकिन इस रात की खामोशी और तन्हाई ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। ये मोहब्बत का एक खेल है नूर, उसने हल्की सी मुस्कान बनाकर कहा। क्या आपने भी ये खेल खेला है? नूर का सवाल बराह रास्त था। सवाल सुनकर महक का दिल जोर से धड़का। तुमने पहले कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखीं? नूर ने सर हिलाया। नहीं, लेकिन ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये जुमला सुनते ही महक के इरादे पक्के हो गए। फिल्म की स्क्रीन पर चल रहे मनाजिर और उसके अंदर की बेचैनी ने मिलकर उसकी सोच पर कब्जा कर लिया। उसने नूर की तरफ देखा, जो अब फिल्म में मुकम्मल तौर पर खो चुका था। क्या तुम भी ये खेल खेलना चाहोगे? महक की आवाज़ बमुश्किल उसके गले से निकली। नूर ने शर्माते हुए लेकिन तजस्सुस से भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। क्या मैं खेल सकता हूँ? अब ये खेल महक के लिए आसान हो चुका था। उसके अंदर का खौफ एक पुरअसरार जुर्रत में बदल गया। नूर उसका अपना खून था, मासूम था। शायद यही इस रात की सबसे बड़ी कशिश थी। हाँ, महक ने कहा, लेकिन ये हमारा राज रहेगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम वादा करते हो? नूर ने संजीदगी से सर हिलाया। वादा है बाजी। महक ने फिल्म बंद कर दी। कमरे में सिर्फ एक छोटा सा नाइट लैंप रोशन था, जिसकी मध्यम रोशनी ने फिजा को और भी पुरअसरार बना दिया। उसने नूर के करीब होते हुए महसूस किया कि उसका हाथ कांप रहा था। वो खुद भी एक अजीब सी घबराहट महसूस कर रही थी। डरो मत, उसने नूर से कहा, शायद अपने आप को तसल्ली देने के लिए। मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। ये कहते हुए उसने नूर का हाथ अपने हाथ में ले लिया। दोनों के हाथों का राब्ता एक बिजली की सी लहर बनकर उनके वजूद में दौड़ गया। नूर की सांस तेज हो गई। महक ने आहिस्ता से उसके चेहरे पर हाथ फेरा। ये पहला कदम था। फिर सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। फिल्म में देखे गए मनाजिर उनकी रहनुमाई कर रहे थे। महक ने नूर को करीब किया। इब्तिदाई झिझक और शर्म के बाद नूर भी इस खेल में शामिल हो गया। वो बच्चा था, लेकिन फितरी तौर पर सब कुछ सीख रहा था। महक हैरान थी कि नूर कितनी जल्द सीख गया। ठीक है, तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही? महक ने दरमियान में पूछा। उसकी आवाज़ में फिक्र थी। नहीं, नूर ने कहा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। ये अजीब सा है, लेकिन अच्छा है। ये जुमला सुनकर महक के अंदर एक अजीब सी तस्कीन मिली। वो अपने आप को बुरा महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही एक ज़बरदस्त जज्बाती लहर उसे बहा लिए जा रही थी। उसने अहमद और सूफिया को जो देखा था, अब वो खुद भी इसी तजर्बे से गुजर रही थी। फ़र्क सिर्फ ये था कि उसका साथी उसका अपना छोटा भाई था। कुछ देर बाद नूर थक कर चुप हो गया। महक ने महसूस किया कि उसका चेहरा तमन्ना और थकन के दरमियान कहीं फंसा हुआ था। थक गए हो? उसने पूछा। हाँ, लेकिन नूर ने कहा। उसकी बात अधूरी रह गई। अब सो जाओ, महक ने कहा, अपने आप को संभालते हुए। ये सब भूल जाना। नूर ने कोई जवाब न दिया।
वो उठा और कमरे से बाहर चला गया। महक अकेले बिस्तर पर लेटी रही। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब जब जज्बातों का तूफान थमा तो उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने क्या कर दिया? ये नाकाबिले माफ़ी था। वो अपने आप से नफरत करने लगी, लेकिन साथ ही उसके जहन में वो लम्हात बार बार घूमने लगे जिन्होंने उसे एक आर्जी तस्कीन दी थी। सुबह हुई तो महक डरती हुई कमरे से बाहर निकली। नूर किचन में नाश्ता कर रहा था। जब उसने महक को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुबहम सी मुस्कुराहट फैल गई। ये मुस्कुराहट महक के लिए खौफनाक थी। सुबह बखैर बाजी, नूर ने कहा। सुबह बखैर, महक ने जवाब दिया, नजरें चुराते हुए। पूरा दिन महक घबराई हुई रही। वो नूर को देखती तो उसे अपना कसूर याद आ जाता। नूर का रवैया मामूल से हटकर था। वो बार बार महक की तरफ देखता, फिर मुस्कुरा देता। शाम को जब वो दोनों अकेले कमरे में थी, महक ने फैसला किया कि बात साफ करनी होगी। नूर, उसने संजीदगी से कहा, कल रात वो सब कुछ एक बहुत बड़ी गलती थी। नूर ने हैरान नजरों से उसकी तरफ देखा। क्यों? आप ही ने तो कहा था कि ये अच्छा खेल है। नहीं, ऐसा नहीं है। महक की आवाज में डेस्परेशन थी। ये हमारी उम्रों में मुनासिब नहीं था। ये हमारे रिश्ते के लिए दुरुस्त नहीं था। तुम समझ रहे हो? नूर का चेहरा संजीदा हो गया। आप मुझे पसंद नहीं करती? सवाल ने महक को चोट पहुंचाई। ये पसंद या नापसंद की बात नहीं है नूर, ये गुनाह है। हमने जो किया वो गलत था। अब हमें तौबा करनी चाहिए और इसे हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए। वादा करो कि तुम कभी किसी से इस बारे में बात नहीं करोगे। नूर ने देर तक खामोशी से महक की तरफ देखा, फिर उसने हल्का सा सर हिलाया। जैसे आप कहें बाजी।